स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज का जो हमारा जो बच्चों टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का जो टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मजे की बात यह कि हम इसमें री एग्जाम्स के बारे में बच्चों बात करेंगे। और री एग्जाम्स जो हमारे एग्जाम्स होने जा रहे हैं 12th क्लास वाले बच्चों के जो है ज्योग्राफी का एग्जाम जुलाई में होंगे। डेट शीट आ गई है, एडमिट कार्ड आप अपने स्कूल से ले सकते हैं और आपका होमवर्क ही पड़ेगा। शायद मेरी पूरी कोशिश यही हो रही है। और सबसे बड़ी बात है इस समय आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन सभी चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना होगा बच्चों। आपकी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2 पुस्तकें हैं, तो इस 2 पुस्तकों में से हमारे क्वेश्चंस का ही ऐसे चैप्टर्स है जो कि रिपीटेड है। तो उसके जो हमारे 5 सालों में पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे जो पिछले 5 सालों में, और उसको हम आसानी से इस पेपर में भी आने वाले हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं गए और वो हमारे आएंगे ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है, हम इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे हमारा है। तो कई क्वेश्चन हमारे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पिछले 5 सालों में आए हैं, और वो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। आप चाहे पेपर उठा के देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चों, हम इसकी बात करेंगे जनान के संक्रमण चक्र से आप क्या समझते हैं और इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है जनान के संक्रमण सिद्धांत क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं भविष्य में आने वाली जितनी जो जनगणना है उसका अनुमान लगा पाते हैं तथा वर्तमान में जितनी भी जनसंख्या उसका पता लगाना ही हमारा जनान के संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अब जनान के संक्रमण सिद्धांत में जो देश है, चाहे राज्य है, चाहे शहर है, चाहे गांव है, वहां पर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर क्या होता है दिन प्रतिदिन वो क्या होता है परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण हम यह अनुमान लगा पाते हैं कि वहां के लोग कितने शिक्षित हैं, कितने स्वास्थ्य हैं। ये सारी चीजें जनान के संक्रमण सिद्धांत के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। तो इसकी कुछ 3 अवस्थाएं बच्चों, जो हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पहली अवस्था क्या होती है, प्रथम अवस्था में क्या होता है बच्चों, उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। तो इसमें क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, घट जाती है। तो ये ऐसी जो ये समय था जो हमारा 1950 का समय था, उस समय क्या था, लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे। शिक्षित ना होने के कारण उस समय क्या होता था, बच्चे को ज्यादा केयरिंग नहीं दी जाती, जिसके कारण क्या होता था, जितनी ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा होते थे उससे अधिक मात्रा में बच्चे मर जाते थे। तो ये क्या था, पहली अवस्था थी। अब बच्चों जो दूसरी अवस्था है आपकी, जो दूसरी अवस्था हमारी क्या है, उस अवस्था में सबसे पहले जो बात है, जन्म दर क्या थी, ऊंची बनी रहती थी और किंतु समय के साथ वो घटती रहती थी, लेकिन मृत्यु दर क्या हो गई, धीरे धीरे घटती चल गई। जिसके कारण क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया और ये क्या हुई, बाद में धीरे धीरे घटने लग गई। जो मृत्यु दर थी वो घटने लग गई। ये आपकी दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था है बच्चों हमारी, जिसमें क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, मतलब जन्म भी कम होते हैं और मृत्यु भी कम होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें से एक संतुलन जो मतलब कि जिसको बोलते हैं एक संतुलन बना के रखना, तो वो वाली स्थिति होती है तीसरे स्टेट में। तो ये तो था बच्चों हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन था 5 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। 3 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी, जनान के संक्रमण सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता दिया मैंने। तो अब आइए हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों उसके बारे में। अब हम आगे इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको इसमें इस तरीके से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हम कहीं से भी उठा लें, कहीं से भी कर लें, ठीक है ना। ये जरूरी है कि हमें शुरू से ही करना है, ये भी करना है। जो आपको सबसे पहला आता है, बेस्ट आता है, वो कीजिए जरूर। अब आते हैं मानव विकास से आप क्या अभिप्राय है और इसके 4 स्तंभ कौन कौन से, वो किस तरीके से सहायक होते हैं, वो उसके बारे में हमें बताना है। अब मानव विकास क्या होता है बच्चों, मानव विकास क्या होता है, अपना विकास करना, वृद्धि करना, विकल्पों को उपयोग करके वो अपना विकास करता है। तो मानव विकास क्या है, जहां पर भी उसकी स्वतंत्रता को ना रोका जाए, उसको पूर्ण रूप से कार्य करने दिया जाए, जहां पर भी उसका विकास पूर्ण रूप से हो सके, वह अपने एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच सके आसानी से, तो मानव विकास कहलाता है। अब मानव विकास के जो प्रमुख जो 4 स्तंभ है बच्चों, वो कहां है, सबसे पहले समता। यहां पर समता का मतलब यह है कि बच्चों सब में क्या है, बराबरी का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद में यह बात बताई भी गई है कि समता का अधिकार होना बहुत ही जरूरी। जब तक कि समता नहीं होगी, जब तक कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को मौका कैसे देंगे। तो इसीलिए हमारा क्या है, सबसे पहले जो मानव विकास जब भी हो सकता है संभव, जबकि समता, सोसाइटी में समता बनी रहे इस तरीके से। दूसरा जो है हमारा बच्चों सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता बच्चों क्या होती है, जैसे मान लो वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, जल का हो, पेट्रोल का हो, जिस चीज का भी हो, लेकिन
हमारा विकास जब ही संभव हो पाएगा जब हम उसको क्या करेंगे, पुनः यूज करेंगे। मतलब कि पानी का हमने पुनः यूज कर लिया, वर्षा जल संग्रहण कर लिया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका लुत्फ उठा सके। यही है मानव विकास के स्तंभ है। ये दूसरा सतत पोषणीय था। तीसरा जो है हमारा बच्चों उत्पादकता। अब उत्पादकता क्या होती है? यह मानव के श्रम से जुड़ी हुई होती है। इसमें क्या होता है, लोगों के समर्थ और असमर्थ के अनुसार उसको कार्य करने की अनुमति होती है, और यह होनी भी चाहिए। मानव उतना ही कार्य कर सकता है जितने की उसकी कैपेसिटी होती है। यह सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए हमारा जो चौथा है सशक्तिकरण। बच्चों सशक्तिकरण हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चौथा स्तंभ है, लास्ट स्तंभ है, वह बहुत ही जरूरी है। जैसे समाज में कोई भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे दलित हो, चाहे कोई सा व्यक्ति हो, उसको उठाने का कार्य करना है, तभी मानव विकास हो सकता है, संभव हो सकता है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में। अब आते हैं, हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस जितने भी क्वेश्चन जो बच्चे आपको करवाए जा रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं बच्चे जो हमारे कई बार हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम आते हैं, विश्व में रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब आपसे पूछा गया है रोपण कृषि के बारे में बच्चों, तो रोपण कृषि होती क्या है, सबसे पहले आपको बता दूं। रोपण कृषि सबसे, इसको व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की बेचने के, मतलब चाय हो गया, कॉफी हो गया, महंगी महंगी जितनी भी कृषि होती है ये इसके अंदर वो आती है। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये क्या होती है, हमारी रोपण कृषि में आती है। अब इसकी 5 विशेषता क्या है? सबसे पहले खेत का आकार क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए, बगान बड़े होने चाहिए, पूंजी इसमें अधिक मात्रा में लगती है। खेत का आकार बड़ा होना चाहिए, पूंजी अधिक लगती है, पूंजी का निवेश होता है इसमें। तकनीकी तथा वैज्ञानिक की सहायता से ही ये कार्य रोपण कृषि होती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक फसली कृषि। इसमें क्या किया जाता है, एक ही फसल को उगाया जाता है ताकि इसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे मिट्टी की और वो ज्यादा उत्पादन कर सके। आगे इसके लिए रोपण कृषि के लिए श्रम भी चाहिए होता है। श्रम कैसे चाहिए होते हैं बच्चों? श्रम क्या होते हैं, कौशल्य चाहिए जिसके अंदर की स्किल्ड हो और वो। तो अब बच्चों जो हम बात करेंगे हमारा जो है इसमें जल संपदा प्रबंधन के बारे में। तो जल संपदा प्रबंधन है क्या, और जल संग्रहण। जल संपदा प्रबंधन आपको पहले ही बताया था मैंने, जिसमें क्या होता है, वर्षा के जल के जो बहाव को रोकना और मतलब जो भौम जल है उसके जल को बचा के रखना। और यह जब भी संभव है बच्चों, जल है तो कल है ये कहा जाता है। और वर्षा और जल संग्रहण को भी हमें बचा के रखना चाहिए, उसका हमें पुनः उपयोग करें। इस तरीके से हम जल को बचा सकते हैं। तो जल संपदा प्रबंधन के लिए कई प्रकार के बांध बनाए गए और दूसरी चीजें इसके लिए नदियां तालाब बनाए गए, इसके लिए कई काफी कार्य किए गए। तो ये हमारा इस तरीके से था, आप इसमें आगे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय महामार्ग की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय महामार्ग की बच्चों 5 विशेषता, सबसे पहले यह है कि उसकी जो स्थापना है 1995 में हुई। यह किसके रेट में होता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो प्रमुख वर्तमान मंत्री जो है नितिन गडकरी है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यह बहुत बड़ी होती है और ये करती है एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, ठीक है ना। इसके चारों ओर इसकी जो चौड़ाई है वो काफी लंबी होती है। इसमें एक बारी में कम से कम 5-6 गाड़ियां आपस में चलती है। और इसके सड़कों के दोनों तरफ क्या होता है, डिवाइडर लगे हुए होते हैं ताकि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो तो गाड़ी नीचे ना गिरे। ये क्या करती है, यहाँ पर गाड़ी बिना ही ब्रेक के दौड़ती है। यहाँ पे कोई भी बैरियर कुछ भी नहीं होता, रेड लाइट नहीं होती इसमें, गाड़ी पूर्ण रूप से होती है। कुछ महत्वपूर्ण हाईवे है जो हमारा NH1 दिल्ली टू कोलकाता, NH24 दिल्ली टू नोएडा, ठीक इस तरीके से हमारा कुछ है। तो ये आपको लिखना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बता रहा हूं बच्चों। अब एक हमारा बच्चों, भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 के लिए 4 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो नई औद्योगिक नीति बच्चों क्या है, सबसे पहला नई औद्योगिक नीति वह नीति है जिस समय की भारत में कई प्रकार के विकास हुए। कहने का मतलब यह है कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो भारत में आई, इन्वेंशन हुआ, वो 20वीं सेंचुरी में ही हुआ, 20वीं सेंचुरी में ही हुआ। इस समय क्या हुआ, नई औद्योगिक नीति आई थी, भारत के लिए एक नया उजागर लेकर आई थी। और इसी समय अन्य देशों की सहायता से भारत में टाटा स्टील बोल रहा हूं मैं, जितनी भी स्टील कंपनियां हैं बोकारो में, भिलाई में, उन सभी की सहायता से लगाई गई और जापान की सहायता से भारत में लगाई गई। इसके कई प्रकार के फायदे हुए। सूचना क्रांति में भी नया हमने इनसेट एक है जो सूचना के प्रसार में जो आगे अग्रसर होती है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण में हमने क्या किया, भेजा उसको, जिसके कारण हमारे तिरंगे के जरिए हमारा कॉल लगता है और जो हमारी इंटरनेट की सुविधाएं हैं
वो सारी चीजें संभव हो पाई। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में बहुत सारा हमारा एक समझ नई सुबह लेकर आती है, ये हमारा इसका है। अब आते हैं बच्चों, हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन वो है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, भारत के इसके स्थानिक वितरण। बच्चों जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और वो अलग अलग संख्या में रह रहे हैं तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बच्चों स्थानिक वितरण मतलब कि किस तरीके से स्थान के रूप में जो वितरण है वो किस तरीके से था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में जो रह रहे थे व्यक्ति, अब हम बात करें वहीं पे, यहाँ पर राज्य स्तर की बात करें, शहर की बात करें, ग्रामीण की बात करें, हर जगह एक जैसी जनसंख्या नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। और वही हम बात करें हमारे जो क्षेत्र है बिहार की, बिहार में क्या है 1100 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों जगह में हमने डिफरेंस देखा। हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और वहीं हमारा अंडमान की बात की जाए 46 प्रति व्यक्ति रहते हैं। प्रायद्वीप की बात की जाए तो उसमें 860 जो है किसका है, केरल का है। और आंध्र प्रदेश की जो हम बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, तो वहां पर क्या है 566 है। तो इस तरीके से हमने देखा स्थानीय वितरण हमें देखने को मिलता है, ये जलवायु के कारण होता है। तो ये जो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन था वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस तरीके से ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर देखें। ये क्वेश्चन हमारे 3-4 क्वेश्चन हमारे जरूर हमारे बोर्ड के क्वेश्चन में आएंगे। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दोबारा से हम इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।